खन्ना बंगले के गेट तक आया और वापस मुड़ा, लेकिन 4 कदम चलने के बाद रुक गया। पम्मी अब और भी नाराज होगी। वह तो उसी समय भड़क उठी थी जब किशोर ड्राइंग रूम में गड़गड़ाता हुआ घुसा और कालीन को रौंदता हुआ सोफे पर धम से बैठकर एक ठहाके के साथ बोला, यार खन्ना, तेरा बंगला बड़ी दूर है, लेकिन है आलीशान। बगीचा तो बगीचा, यह साला ड्राइंग रूम भी गजब का है। और उसी वक्त पम्मी ड्राइंग रूम में आई और साला शब्द के साथ फूटती किशोर की ठहाकेदार हंसी पर इस तरह चौंक उठी जैसे उसने सोफे पर किसी मेहमान को नहीं बल्कि छत से गिरी छिपकली को देख लिया हो। पम्मी के फड़कते हुए नथनों को देखकर खन्ना को लगा कि ड्राइंग रूम की चारों दीवारों पर अलग अलग रंग अपनी कलर स्कीम से उड़कर एकाएक शॉकिंग कंट्रास्ट बन गए। वह किशोर की बगल में बैठता बैठता उठ गया और वातावरण को शालीन जामा पहनाते हुए बड़े तपाक से पम्मी की तरफ बढ़कर बोला, डार्लिंग, मीट माय फ्रेंड मिस्टर किशोर। किशोर, यह है मेरी मिसेज। किशोर ने होठ गोल करके हल्की सीटी बजाई और कहा, अरे वाह, बगीचा ही नहीं, बंगला ही नहीं, तुम्हारी तो यार बीवी भी कम नहीं। इसके पहले कि पम्मी का सफेद पड़ा चेहरा गुस्से में लाल हो जाता, खन्ना ने आगे बढ़कर उसकी कोनी को छूते हुए कहा, डार्लिंग, किशोर को हम कॉलेज में बातों का बादशाह कहा करते थे। बादशाहों, हम तो गुलाम हैं, लेकिन खन्ना जैसे बकचोच के नहीं। कहते हुए किशोर एक झटके के साथ उठा और पारसी थिएटर के अंदाज से झुककर आगे बोला, हम तो गुलाम हैं मल्लिका ए हुस्न के, यानी अपनी भाभी जान के। कोहनी तनकर बहुत नुकीली हो गई और खन्ना ने अपनी हथेली को हटाकर किशोर की पीठ थपथपाते हुए फिर एक नाकामयाब कोशिश की। डार्लिंग, यह हजरत कॉलेज के मशहूर ड्रामा एक्टर भी रह चुके हैं। लगता है कि एक्टिंग इन्होंने आज तक नहीं छोड़ी। क्यों भाई किशोर, यह किस ड्रामे का डायलॉग रहा? कमरे की दीवारें किशोर के ठहाके से कांप उठी। सेल्फ पर रखी हुई वीनस की अर्धनग्न मूर्ति के कटे हाथों के साथ साथ लगा जैसे उसकी नाक भी किसी ने तराश फेंकी हो। पम्मी का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन उस तरफ से बेफिक्र किशोर सोफे पर पसर चुका था और बोल रहा था, भाभी जान, यह तो सही है कि माँ बदौलत कॉलेज के दिनों में नाटकों के लिए कई रातें बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन असली बात खन्ना जैसे बांगड़ू कभी भी नहीं समझ पाए कि ये चक्कर नाटकों का नहीं, कलर नाटकों की हीरोइनों के लिए था। हाय खन्ना, तुझे याद है वो कांता सूद जरीना, सुषमा सिहानिया, आरती चटर्जी? भगवान कसम, मैं तो आज भी जब उनके बारे में सोचता हूँ तो लगता है मेरे घर में बीवी नहीं, एक प्लेट चावल हो। बॉइल्ड राइस, वाह क्या चीजें थी। कोई मुगलिया नमक, कोई पंजाबी मक्खन, कोई बंगाली शहद। अब खन्ना की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। पम्मी आग का शोला बन चुकी थी, लेकिन उसने अपने होठ कसकर भींच रखे थे। खन्ना ने उसकी तरफ मुड़कर दबे हुए सुर में डार्लिंग के साथ कुछ कहना शुरू ही किया था कि वह अपने बापकट वालों को झटकती हुई ड्राइंग रूम से चली गई। कमरे में चुप्पी। सांस भी नहीं ले पाई थी कि किशोर ने उठकर खन्ना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यार तेरी बीवी तो मक्खन, नमक, शहद से भी कुछ ऊंची चीज मालूम पड़ती है, यानी लाल मिर्च। और किशोर का जोरदार ठहाका झटक कर जाती हुई पम्मी से टकराकर हिले हुए कमरे के पर्दे को उठाकर पम्मी के पीछे पीछे उछल पड़ा। खन्ना ने हड़बड़ाकर पर्दे से अपनी नजरें हटाई और किशोर का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए सोफे पर ला बैठाया और फुसफुसाते हुए कहा, यार किशोर। लेकिन इसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाया। ठहाके के बाद होठ नचाकर किशोर ने एक लंबी सीटी मारी और बड़े खुफिया अंदाज से पूछा, यार खन्ना, यह तो बताओ, यह तुम्हारी बीवी है क्यों? सीधी सी बात है यार, यह बंगला तुम्हारा अपना है। हाँ। इसे कब बनवाया? बनवाया मतलब? किशोर, यह कंपनी की तरफ से मिला है। और यह सोफा, ये कालीन, ये सब?
खन्ना हल्के से मुस्कुराकर अपनी पीठ सोफे पर आराम के साथ टिकाते हुए पैर पर पैर चढ़ाकर बोला, यह सब भी कंपनी से मिला है भाई। और यह बीवी, यह भी क्या? फ्री फर्निश्ड बंगले के साथ साथ? खन्ना की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई। उसके हलक में थूक का एक कतरा आकर रुका। व्हाट डू यू मीन? चलो मान गए कि तुम्हें फ्री फर्निश्ड बंगले के साथ बीवी नहीं मिली, तब फिर यह कौन है? मुझे तो यह तुम्हारी बीवी नहीं, किसी बड़े बाप की बेटी लगती है। क्यों? और इतना कहकर किशोर फिर अपनी ठहाकेदार हंसी में फूट पड़ा। एकाएक खन्ना ने महसूस किया कि किशोर नाम का यह प्राणी हद दर्जे का बदतमीज है। आज से 10 साल पहले कॉलेज लाइफ में जिसे वह बेतकल्लुफ यार समझता आया था, वह तो इस कदर इडियट शख्स है कि जिसकी बातों को पम्मी के लिए सहन करना तो अलग रहा, वह भी अभी तक कैसे गवारा करता आया। उसे आश्चर्य हुआ। प्लाजा में ही वह गलती कर बैठा था। उसने पार्क की हुई कार को निकालकर सड़क पर मोड़ा तो ठीक सामने एक टैक्सी रुकी और किशोर उतरा, जिसे बिना किसी दिक्कत के उसने पहचान लिया और पहचानते ही गाड़ी रोककर बाहर निकला और बड़े तपाक के साथ उससे मिला। मिलते ही बड़े इसरार के साथ अपने साथ बंगले पर ले आया। इस शहर में आज एक मुद्दत के बाद उसे अपना एक पुराना साथी दिखाई पड़ा था। अर्दली आया और बोला, साहब आपका फोन। एक्सक्यूज मी कहकर खन्ना उठा। बेडरूम में पहुंचते ही पम्मी उस पर बिफर पड़ी। ओ गॉड, हु इज दिस इडियट? मैं कहती हूँ तुम ऐसे जंगली आदमी को घर पर लाए ही क्यों? चुपचाप खड़ा खन्ना अपने को निहायत बेवकूफ महसूस कर रहा था। पम्मी दबी पर सख्त आवाज में बोल रही थी, तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का और कोई रास्ता नहीं मिला कि इस घटिया किस्म के आदमी को ऐसे घर पर ले आए? खन्ना ने मरी सी आवाज में कहा, पम्मी डार्लिंग, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं इसे कहाँ लेकर आया? यह शहर में मिल गया और देखते ही इसने मुझे पहचान लिया और ऐसे गले पड़ा कि मैं लाख चाहते हुए भी इसे टाल नहीं पाया। अगर मुझे पता होता तो मैं सच में तुमसे सच कहता हूँ कि इसे कभी भी अपने साथ नहीं लाता। माय गॉड, कॉलेज में तुम्हारे ऐसे ही साथी थे? ऐसी वाहियात बातें मैंने आज तक नहीं सुनी। ड्राइंग रूम में बैठकर तुम चुपचाप देखते रहे और वह तुम्हारा दोस्त स्लैग बकता रहा। तुम ऐसी वल्गैरिटी कैसे बर्दाश्त कर सके? प्लीज मम्मी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम क्या समझती हो मैं यह सब बर्दाश्त कर पा रहा हूँ? लेकिन किशोर, बताओ मैं क्या करूं? करना क्या है? गो एंड थ्रो हिम आउट। लेकिन पम्मी, ओफ नो कहकर लगभग चीखती हुई पम्मी ने अपनी हथेलियों से अपने दोनों कान दबा लिए। आई कांट टॉलरेट एनी मोर। तुम अभी जाओ और उसे फटकार के बाहर फेंक कर आओ। अगर आज पापा यहाँ होते और उन्हें पता चलता कि यह गंदी जुबान बोलने वाला आदमी तुम्हारा दोस्त है, तो जानते हो क्या होता? खन्ना के गले में थूक का एक कतरा फिर आकर अटक गया। उसने टाई की नोट पर हाथ फेरकर खखारते हुए कहने की चेष्टा की, लेकिन कुछ कहे बिना बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। अभी वह बीच रास्ते में ही था कि फोन की घंटी बज उठी और वह ठिठक गया। घंटी लगातार बजती रही। पम्मी फोन नहीं उठा रही थी। खन्ना पलटकर बेडरूम तक आया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर हिचकिचा गया। पहले किशोर से कह आए, तब आकर यह फोन उठाएगा। वह मुड़ा, तब तक पम्मी ने फोन उठा लिया था। जी हाँ, घर पर ही हैं। कौन? मिस्टर बहल? जी, मिस्टर किशोर बहल। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। और किशोर का नाम सुनते ही खन्ना घबराकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। आया तो देखा सोफा खाली था। किशोर वहां नहीं था। उसने पोर्टिको में आकर देखा तो बगीचे में भी कहीं किशोर दिखाई नहीं पड़ा। उसने एक ठंडी सांस ली। थैंक गॉड। तभी हवा की तेजी के साथ पम्मी उसके पास आई और आते ही बोली, डार्लिंग, मिस्टर किशोर कहाँ है? और इसके पहले कि खन्ना उसको देता
कि वह गंवार किस्म का आदमी जा चुका है, पम्मी ने लगभग हाँफती हुई आवाज में कहा, कहाँ है मिस्टर किशोर बहल? अभी अभी सानी साहब का फोन आया था। अपना किशोर उनका कजन है। पता नहीं उन्हें कैसे मालूम हो गया कि वह आज शाम हम लोगों के साथ बिता रहे हैं। डार्लिंग, मैंने तो कह दिया कि मिस्टर बहल इतने दिनों के बाद मिले हैं, इनके बचपन के दोस्त हैं, तो बिना डिनर लिए हम लोग उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? वह तो चला गया। चले गए? चले गए कहाँ? पम्मी जैसे बहुत ज्यादा घबरा गई। मैं जब ड्राइंग रूम में आया तो देखा वह वहां नहीं था। बगीचे में देखने आया कि उसे फाटक से। तुम भी कैसी बातें करती हो? मिस्टर सानी ने फोन किया था और जानते हो कह रहे थे कि आप लोग कल शाम को चाय पर आप। लेकिन डार्लिंग वो। ओफो, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? गेट के बाहर जाकर देखते क्यों नहीं? मैं अभी अर्दली को भी दौड़ाती हूँ, कहती हुई पम्मी अंदर चली गई और वह तेजी के साथ गेट पर आया। गेट खोलकर बाहर निकला, लेकिन काफी दूर तक उसे सड़क पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह वापस मुड़ा, लेकिन 4 कदम चलकर ठिठक गया। अब पम्मी उसकी इस गलती पर कितना नाराज होगी, इसका अनुमान करते हुए उसने महसूस किया कि उसके गले में थूक का एक कतरा आकर फिर अटक गया। उसने मरे हुए हाथों से टाई की नोट आहिस्ते आहिस्ते खोलनी शुरू कर दी। बेचारा पति। तो ये थी एक बेचारे पति की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।